Bismillahirrahmanirrahim. This is Asghar and today we will discuss ETA Medical 2017 का जो टेस्ट है उसका फिज़िक्स का जो पोर्शन है उसकी MCQs हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे साथ MCQ है वो है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ द सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। ऑप्शन हमारे साथ है कि परपेंडिकुलर हो, सप्लीमेंट्री हो, कम्प्लीमेंट्री हो और 270 डिग्री हो। मतलब ये कि जब हम किसी दो एंगल्स के साथ वो एंगल्स जिससे हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें और दोनों जो प्रोजेक्टाइल्स है उसका रेंज हो क्या हो, वो सेम हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसी कहते हैं, इसलिए आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एंगल्स, ये वो एंगल्स होते हैं जिससे हम प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करें दो डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो दोनों का जो रेंज है वो सेम होगा। कैसे? जैसा कि आपको मालूम है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय G साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमारे साथ प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है उसका फार्मूला है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें, ये बात आप याद रखें, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब आप इनिशियल स्पीड आप या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, अगर इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का जो वैल्यू है अगर वो कांस्टेंट हो, ठीक है, मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज वेल एज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर दोनों कांस्टेंट हो, तो जब आप किसी दो एंगल्स पर, वो एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे साथ, एक है 10 डिग्री और या 80 डिग्री या 20 डिग्री या 70 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो ये वो एंगल है जिससे आप अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो दोनों का जो रेंज है वो सेम होगा, मगर शर्त ये है कि इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो, ये कांस्टेंट हो, तो फिर रेंज क्या होगा, इस दोनों एंगल्स का जो रेंज है वो सेम होगा। कैसे सेम होगा? इसलिए अगर मैं यहाँ ले लूँ कि थीटा अगर हमारे साथ है, सबसे पहले अगर मैं 10 डिग्री लूँ तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे साथ, R आ जाएगा VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई G साइन ऑफ 2 थीटा की जगह आप 10 पुट करें, क्योंकि एंगल हमारे साथ जो इनिशियल एंगल है वो क्या है, इनिशियल एंगल हमारे साथ है लेट्स से 10 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर रेंज को फाइंड आउट करें तो ये हमारे साथ आ जाएगा VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई G साइन ऑफ 20 डिग्री। अगर आप साइन 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे साथ आएगा 0.342 VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। ये हमारे साथ रेंज आ गया किसका, जब हमारे साथ एंगल क्या हो, 10 डिग्री हो। अब मैं अगर एंगल को क्या लूँ, 80 डिग्री, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई G साइन ऑफ 2। थीटा की जगह मैं यहाँ लिखूंगा 80 डिग्री। ठीक है, तो R हमारे साथ आ जाएगा 280 दैट इज 160 एंड साइन ऑफ
160 डिग्री किसकी इक्वल है, डेट इज साइन ऑफ 160 डिग्री किसकी इक्वल है, डेट इज अगेन 0.342 VI² डिवाइडेड बाई जी। अगर आप इस दोनों वैल्यू को देखें, शर्त यह है कि स्पीड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, वो कांस्टेंट हो। तो अगर आप 10 डिग्री से या 80 डिग्री से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो दोनों का रेंज क्या होगा, वो सेम होगा। डेट इज अगर मैं यहाँ इनिशियल जो एंगल है ये 80 डिग्री लूँ तो 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों का जो रेंज है वो क्या है, वो सेम है। इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली आप 20 और 70 डिग्री भी ले सकते हैं, 30 या 60 डिग्री भी ले सकते हैं। हर एक में जो हमारे साथ रेंज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। ये हमारे साथ 20 और 70 के लिए एंड सो ऑन। तो ये था ईटा का सबसे पहला MCQs फिजिक्स का 2017 का जो मेडिकल टेस्ट है उसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर या MCQ नंबर 2 हमारे साथ है कि अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, एक सेल है हमारे साथ और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कनेक्टेड है, दैट इज 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर्स भी हमारे साथ जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, अक्रॉस द 3 ओम जो रेजिस्टर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में हमारे साथ 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 0.9 वोल्ट और 0.6 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को हमें अब समझना होगा कि इसलिए के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करें। तो इसलिए अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे साथ ये होगी इस सेल या जो बैटरी है हमारे साथ, ये उसका होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और द बैटरी। ये बात आप याद रखें कि एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा होता है हमारे साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो भी हमारे साथ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, बैटरी हो या सेल हो, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ ये वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सोर्स है वो है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है चार्ज फ्लो को। मतलब इसकी वजह से इस सर्किट में जो करंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। यह अगर आप देखें तो ये हमारे साथ ये वो रेजिस्टर है। आप अगर यहाँ देखें तो ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है हमारे साथ 2 ओम, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सोर्स है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे साथ 1.5 वोल्ट, ठीक है। और ये जो रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट हुआ है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे साथ 3 ओम, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि लेट्स से दिस इज अ करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन। अब हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगी, ठीक है। तो अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ 2 मेथड्स है और हम उस मेथड्स के उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले
आपको ये मालूम है कि ओम लॉ हमारे साथ है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो सोर्स है हमारे साथ, ये वोल्टेज V की जगह हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट अपनी जगह होगी। यहाँ टू रेजिस्टेंसेस है, एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक है हमारे साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ आप ये लेंगे कि R प्लस R, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे साथ टू रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो करंट, अगर हम यहाँ पर करंट को फाइंड आउट करें तो करंट इस सिलसिले में क्या होगा, दैट इज I इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स R प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हमारे साथ 1.5 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 हमारे साथ ये हमें देगा 5। 1.5 डिवाइडेड बाय 5 की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3/10, ठीक है। तो करंट हमारे साथ आ जाएगा दैट इज 3/10। नाउ ये आया हमारे साथ जो करंट है वो, ठीक है। अगेन अगर आप ओम्स लॉ को अगर यहाँ यूज़ करें तो वो है हमारे साथ V इज इक्वल टू आई आर। हमें वोल्टेज अक्रॉस R को फाइंड आउट करना है, तो V I की जगह हम क्या लिखेंगे 3/10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है 3 ओम। तो V इज इक्वल टू 3 हमारे साथ 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10 हमारे साथ आ जाएगा 0.9 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर 3 ओम रेजिस्टर जो वोल्टेज है वो हमारे साथ है 0.9 वोल्ट। तो ये था हमारे साथ वन मेथड, ठीक है। दूसरा जो हमारे साथ मेथड है वो है, ये बात आप याद रखें कि V इज इक्वल टू अगेन अगर आप ले लें आई आर, V इज इक्वल टू आई आर प्लस R, V की जगह हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर, आई को आप मल्टीप्लाई करें ये भी आ जाएगा आई आर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर की जगह हम क्या लेंगे V, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर किसकी इक्वल है V की इक्वल है, प्लस आई आर। तो V हमारे साथ आ जाएगा एप्सिलॉन, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें दैट इज आई आर। सिंपल आप यहाँ जो वैल्यूज़ है वो पुट करें तो V हमारे साथ आ जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है दैट इज़ 1.5 वोल्ट माइनस करंट की वैल्यू क्या है हमारे साथ दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू क्या है दैट इज़ 2, ठीक है। तो V हमारे साथ आ जाएगा 1.5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये भी आपको क्या देगा 0.9 वोल्ट। तो ये था हमारे साथ MCQ नंबर 2 के जो हमने 2 तरीक़ों से सॉल्व किया। आपको अगर पहला वाला तरीक़ा इजी लगता है तो उससे सॉल्व करें, या जो दूसरा वाला तरीक़ा है उसे सॉल्व करें। ये बात आप याद रखें कि आप इस फार्मूले को भी डायरेक्ट यहाँ मतलब अपने जहन में याद रख सकते हैं कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड हो तो फिर हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो ये था हमारे साथ प्रॉब्लम नंबर 2। MCQ number 3. When will 1 coulomb of charge pass a point in an electrical circuit? अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे साथ एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक कंडक्टर लूँ, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से कब 1 कूलम चार्ज पास होगा,
कंडीशन क्या है, व्हेन द करंट इज 5 मिली एम्पियर फॉर 200 सेकंड। अगर करंट हमारे साथ नंबर फर्स्ट है, अगर करंट है हमारे साथ 5 मिली एम्पियर, ठीक है, कितने टाइम के लिए, टाइम है 200 सेकंड। अगर करंट हमारे साथ 5 मिली एम्पियर हो और कितने टाइम के लिए हो, 200 सेकंड के लिए, तो इस पॉइंट से 1 कूलम चार्ज पास होगा। या व्हेन अ पावर ऑफ 1 वाट इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड, या 1 वाट पावर यूज हो कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे साथ वो है कि व्हेन 1 एम्पियर करंट मूव्स थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, जब 1 एम्पियर करंट मूव हो और वोल्टेज कितना हो, दैट इज आल्सो 1 वोल्ट। और चौथा जो हमारे साथ ऑप्शन है कि व्हेन द करंट इज 10 एम्पियर फॉर 10 सेकंड, जब करंट 10 एम्पियर हो 10 सेकंड के लिए। तो सब इसको हम 1 बाय 1 यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो ऑप्शन है कि जब करंट हमारे साथ कितना हो, 5 मिली एम्पियर, और टाइम कितना हो, 200 सेकंड। तो जैसा कि आपको मालूम है कि करंट इक्वल है चार्ज पर यूनिट टाइम की, तो यहाँ पर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T। तो Q इज इक्वल टू करंट कितना है हमारे साथ, 5 मिली एम्पियर, मिली की जगह हम लिखेंगे 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 200 सेकंड। तो Q इज इक्वल टू 5 10⁻³ को मैं डिवाइड बाय 1000 लिखूँ और मल्टीप्लाइड बाय 200। इस 2 zeros को इस 2 zeros के साथ कैंसिल करें, थीटा हमारे साथ आ जाएगा 5 2 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जब हमारे साथ करंट कितनी होगी, 5 मिली एम्पियर, और टाइम कितना होगा, 200 सेकंड, तो इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो 1 कूलम चार्ज है वो फिर पास होगा। तो ये था हमारे साथ प्रॉब्लम नंबर और MCQ नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारे साथ MCQ है वो है MCQ नंबर 4। इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive antinodes is 25 centimeter. If the wave velocity is 300 meter per second, then the frequency of the wave will be what? Okay, so in a stationary wave, जो हमारे साथ स्टेशनरी वेव है, थोड़ा सा मैं आपको ये रिमाइंड करूं कि स्टेशनरी वेव क्या होता है। जब हमारे साथ 2 प्लेन वेव हो, व्हेन 2 प्लेन वेव, और उस 2 प्लेन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम हो, एम्पलीट्यूड वो भी सेम हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या हो, वो अपोजिट हो, और वो किसी एक पॉइंट से सेम टाइम when both are crossing at a particular point, in the same time, so they will superimpose each other, and when they will superimpose each other, so what will happen, it will we can say that if we have these 2 waves, okay, and both the waves have the same amplitude, okay, and when they will pass through a particular point, so they will superimpose each other and their standing waves will be made. Okay, we have these 2 loops. ये हमारे साथ 2 loops है जो standing waves की वजह से बन जाते हैं। standing waves आप ये याद रखें कि ये हमारे साथ जो standing waves है इसमें no energy कैरीज, मतलब ये वेव हमारे साथ कोई भी एनर्जी कैरी नहीं करता। स्टेशनरी वेव्स हमारे साथ इसमें एक नोड होता है, ये हमारे साथ नोड्स है, और ये हमारे साथ क्या है, ये एंटी नोड्स है। नोड्स पे क्या होता है, नोड्स पे जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो हम मिनिमम और ऑलमोस्ट 0 होता है, और यहाँ पर एंटी नोड्स जो है हमारे साथ, इस पर पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है वो हम मैक्सिमम होता है। तो अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ कि इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive एंटी नोड्स, ये हमारे साथ
एंटी नोड्स है, ये एक एंटी नोड्स है और ये दूसरा एंटी नोड्स है। इस दोनों एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ है 25 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है हमारे साथ? दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, ये जो हमारे साथ एंटी नोड्स है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ है 25 सेंटीमीटर। इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि ये जो नोड है, एक नोड और दूसरी नोड की जो दरमियान डिस्टेंस है वो भी हमारे साथ कितनी है? डेट इज λ/2। ठीक है, और एक नोड और एंटी नोड्स आप अगर इस λ/2 को 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा? λ/4। मतलब एक नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना फासला होगा? λ/4। एक नोड और दूसरी नोड जो कंसेक्यूटिव नोड्स है उसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगी? λ/2। सिमिलरली एक एंटी नोड और दूसरी जो एंटी नोड्स है कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वह भी हमारे साथ क्या होगी? λ/2। तो यहाँ अगर आप देखें लैम्डा की वैल्यू हमारे साथ क्या होगी? डेट इज 2l। ठीक है, 2 अपनी जगह, डिस्टेंस क्या है इस दोनों एंटी नोड्स के दरमियान? डेट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो लैम्डा हमारे साथ आया 50 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ अब सेंटीमीटर में है। ये आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर हमारे साथ इक्वल है 1 मीटर के, तो 50 सेंटीमीटर हमारे साथ इक्वल होंगे 0.5 मीटर के। तो 50 सेंटीमीटर की जगह मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो इफ द वेव वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकंड, इस वेव्स की जो वेलोसिटी है वो है हमारे साथ 300 मीटर पर सेकंड। अब हमें देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होगी? अब हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन है हमारे साथ वो इक्वल है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f हमारे साथ आ जाएगा v डिवाइडेड बाई लैम्डा। f इज इक्वल टू वेव की जो स्पीड है वो क्या है? डेट इज 300 मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ डेट इज 0.5 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ आ जाएगा 600 हर्ट्ज। तो इस वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे साथ 600 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये था हमारे साथ MCQ नंबर 4 जिसे हमने सॉल्व किया। MCQ number 5, a radioactive substance has a half life of 60 minutes। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है हमारे साथ और उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 60 मिनट्स। ड्यूरिंग 3 hours the percentage of the material that decayed would be। After 3 hours how much material or substance it will remain if it decayed 3 hours for 3 hours। okay, so here we have you should know this कि रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जब हमारे साथ कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है और उससे जो इमिशन होता है उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमारे साथ 3 किस्म की जो रेडिएशंस है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से एमिट होते हैं। वो है हमारे साथ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। अल्फा हमारे साथ क्या है? अल्फा हमारे साथ हीलियम न्यूक्लियाई होता है। बीटा 2 किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव और दूसरे को हम कहते हैं बीटा नेगेटिव। गामा हमारे साथ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और उसका जो हाफ लाइफ है,
अब हम डिस्कस करते हैं कि हाफ लाइफ क्या है. व्हाट इज अ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज द टाइम एट विच in which half of a radioactive nuclei decay. वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करे, वो डिके हो करे, तो इसे हम हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं. हाफ लाइफ के लिए आप ये याद रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे साथ एक सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस हमारे साथ लेट से 10 ग्राम है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, ये डिके करेगा. और जब ये 10 ग्राम सब्सटेंस आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट हो जाए या रिड्यूस हो जाए 5 ग्राम सब्सटेंस में, तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ. मतलब ये 10 ग्राम से 5 ग्राम को आ गया. सिमिलरली अगर आप ये ले कि अगर हमारे साथ 100,000 मतलब 1 लाख अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जितने टाइम में ये 1 लाख अनस्टेबल न्यूक्लियाई 50,000 न्यूक्लियाई को रिड्यूस हो जाए, तो इसे हम फर्स्ट हाफ लाइफ कहते हैं. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ लाइफ. ठीक है. सेकंड हाफ लाइफ किसे कहते हैं कि जब ये 50,000 से रिड्यूस हो जाए 25,000 को, तो इसे हम सेकंड हाफ लाइफ कहते हैं. फिर ये जब 25,000 से 12,500 तक रिड्यूस हो जाए, तो इसे हम थर्ड हाफ लाइफ कहते हैं. तो ये है हमारे साथ हाफ लाइफ. हाफ लाइफ के लिए हमारे साथ रिलेशन है, आप ये याद रखें, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये हमारे साथ हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल रिलेशन है. इसमें जो ये हमारे साथ लैम्डा है, इस लैम्डा को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट. ये हमें डिके रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से किस रेट के साथ डिके होता है. तो ये हमारे साथ था हाफ लाइफ के बारे में. तो अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स. यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है हमारे साथ, उसका जो हाफ लाइफ है वो क्या है, वो है 60 मिनट्स. मतलब हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is how much? 60 minutes during 3 hours. मतलब फर्स्ट 60 मिनट्स में ये इक्वल होगा 1 आवर की. ठीक है. ड्यूरिंग 3 hours द परसेंटेज ऑफ द मटीरियल डेट डिकेड वुड बी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली हमारे साथ 100% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है, फर्स्ट हाफ लाइफ में ये 100% से 50% तक आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करूँ, तो ये हमारे साथ है एक्सपोनेंशियल डीके. ठीक है. और इस एक्सपोनेंशियल डीके को हम रेडियो एक्टिव की जो डीके लॉ है, इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद रखें कि n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t. ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके करता है, तो इनिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे साथ वो होता है n0. ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली हमारे साथ वो है 100%. तो कितने टाइम में ये डिके करेगा, या आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर ये कितना बच जाएगा. तो जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कार्बन 14 की बात करूँ और मैं 10 ग्राम कार्बन 14 का लूँ, ठीक है, और वो 10 ग्राम कार्बन 14 जितने टाइम में हाफ हो जाए, डेट इज़ n0/2, मतलब ये उसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ है डेट इज़ 5 ग्राम. जितने टाइम में ये हाफ हो जाएगा, इसे हम उसकी जो हाफ लाइफ है वो कहते हैं. ये होगा सेकंड हाफ लाइफ, और फिर ये होगा उसका थर्ड हाफ लाइफ.
ठीक है। तो अगर हमारे साथ ये सब्सटेंस जो है ये 100% है, मतलब इनिशियली ये 100% है, फर्स्ट आवर में ये क्या हो जाएगा 100% से 50% आ जाएगा क्योंकि ये डिके होता है, ठीक है। और सेकंड आवर में मतलब जो दूसरी हाफ लाइफ है ये 50% से 25% तक आ जाएगा। और जो थर्ड हाफ लाइफ है, क्योंकि हमारे साथ कितना टाइम गिवन है 3 आवर्स, जो थर्ड हाफ लाइफ है उसमें ये 25% से रिड्यूस होगा 12.5%। तो ये था ये जो ऑप्शन है हमारे साथ द फर्स्ट वन 12.5%। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल रिमेन 12.5%। तो ये था हमारे साथ प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम आते हैं MCQ नंबर 6 की जानिब। तो अ मेटल सरफेस ऑफ रेडियस आर, एक मेटल सरफेस है हमारे साथ, लेट्स से ये एक मेटल सरफेस है, इज ड्रॉप इनटू अ टैंक, और ये हमने एक टैंक में उसे ड्रॉप किया, ठीक है। तो इज इट सिंक एट अ स्पीड v, जब ये डूब जाएगा इस टैंक में किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, इट एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के बारे में आप ये जानते हैं कि ड्रैग फोर्स हमारे साथ एक रिटार्डिंग फोर्स होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम या फ्लूइड में वो मूव होता है तो वो एक रिटार्डिंग फोर्स या एक अपोजिट फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, उस अपोजिट फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ये जो ड्रैग फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा गिवन बाय, ये ड्रैग फोर्स इक्वल है हमारे साथ KRV के, वेयर K इज कांस्टेंट। K हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट आर द SI बेस यूनिट्स ऑफ K, K की SI बेस यूनिट्स क्या है, ऑप्शन गिवन है हमारे साथ। इस ऑप्शंस में अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि क्या आता है। तो हमें K की जो यूनिट्स है SI यूनिट्स उसे फाइंड आउट करना है। तो K हमारे साथ आ जाएगा ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाई RV। ड्रैग फोर्स या एनी फोर्स जिसकी जो यूनिट है वो हमारे साथ होता है न्यूटन, रेडियस की जो यूनिट है वो है मीटर, और स्पीड की जो यूनिट है वो हमारे साथ है मीटर पर सेकंड, ठीक है। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें, न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर हमारे साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हमारे साथ आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। एक मीटर के साथ कैंसिल, 100 किलोग्राम यहाँ पर 1 मीटर बच जाएगा, इसे आप न्यूमरेटर को ले जाइए मीटर इनवर्स, और यहाँ पर 1 सेकंड के साथ कैंसिल, तो हमारे साथ बच जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इस ऑप्शन में अगर आप देख सकते हैं तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, लेकिन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो K की SI यूनिट्स है वो हमारे साथ है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सो इट वाज अ वेरी इजी MCQ। नेक्स्ट हमारे साथ आता है a Carnot heat engine working between 200 Kelvin and 400 Kelvin has a work output of 600 joule। एक कार्नोट इंजन है हमारे साथ, आप ये याद रखें कि एक होता है हमारे साथ रियल हीट इंजन। सबसे पहले मैं हीट इंजन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हीट इंजन इट इज़ working in cycle and it is consist of what? It is consist of 2 रिजर्वायर। एक को हम कहते हैं HTR। हीट इंजन में आप ये याद रखें इसमें 2 रिजर्वायर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं HTR